हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। कतई ज़हर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी थी, जो कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड और हमारे एचपी टेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। इसका पार्ट नंबर 13 करेंगे और इसमें हम देखेंगे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन। इसकी 3-4 वीडियोज़ आएंगी पॉलिटी के ऊपर, तो मैं इसमें पूरी आपको डिटेलिंग देने की कोशिश करूँगा ताकि आपके पॉलिटी के सारी क्वेश्चन जो वो यहीं से सॉल्व हो सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो फर्स्ट टाइम आए हैं जो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कितने टाइप की समानता का वचन देता है, यानी कि कौन कौन सी समानता का वचन देता है। तो चलिए इससे पहले हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेश हुआ ये हमारा प्रेम्बल में ये सारी समानताएं लिखी गई हैं। समानता हो गया, समानता क्या, न्याय हो गया, कितने तरह की स्वतंत्रता है, ये सारी हमारे प्रेम्बल में मेंशन्ड है। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कब कब ये आया। तो प्रेम्बल की जो कब पेश किया गया प्रेम्बल, तो किया 13 दिसंबर 1946 को ये हमारा पेश किया गया हमारा प्रेम्बल। इसको क्या बोलते थे हम, हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका प्रस्तावना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रेम्बल में 5 टाइप की क्या है स्वतंत्रता है। 5 टाइप की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना। 5 टाइप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 टाइप की होगी हमारी समानता। 3 प्रकार का न्याय, कौन कौन से न्याय? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। और 2 प्रकार की समानता, यानी कि अवसर और प्रतिष्ठा की हमें क्या देता है, हमें इसमें ये समानता प्रदान करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी बातें हमारे प्रेम्बल में कही गई हैं। क्या हमारा प्रेम्बल जो है वो इसमें चेंजेस हो सकते हैं? जी हाँ। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था एक, जिसमें 13 बेंचेस की जजेस बैठी थी। आज तक की सबसे ज़्यादा बेंच की जो बैठा था हमारा, वो कौन सा बैठा था? हमारा केशवानंद भारती केस पर ही बैठा था। और आज तक एक ही बार में हमारा ये प्रेम्बल है वो संशोधित हुआ था। वो कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस अपने कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं आपको बोल के सारी बातें बताऊँगा। और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, यानी कि संशोधन आया था, उसमें हमारे 3 वर्ड, कौन कौन सा? सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रेटेड, ये हमारा ऐड किया गया था हमारे प्रेम्बल के अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? अब संविधान की आत्मा के रूप में किसको माना गया है? हमारे प्रस्तावना को, यानी कि हमारी प्रेम्बल को माना गया है। संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारे प्रेम्बल को कहा गया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा माना है? वो माना है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कौन सा है हमारे, जिसमें हमारी 5 टाइप की क्या है, रिट्स हैं। ठीक है, हेबिस कॉर्पस वगैरह, मैंडेमस वगैरह, वो 5 तरह की रिट्स हैं। और आर्टिकल 32 कौन सा है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों। जिस अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका कहीं हनन हो रहा है, तो हम सीधे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और उन अपीलों को क्या कहते हैं? रिट्स कहते हैं। चलिए, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 से 35 पार्ट भाग 3 में है। डीपीएसपी, ये है हमारा भाग 4 और 36 लेके 51 तक, और ये आयरलैंड से ली गई हैं। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आर्टिकल नंबर 51A में है ये। और इसको कहाँ से ले गया है? सोवियत रूस से, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रस्ताव जो था वो सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था 1935 में मनवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि MN रॉय जी ने ये दिया था 1935 में फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम सजेशन तो इन्होंने दिया था। और मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था? जो कैबिनेट मिशन है वो आया था हमारा मार्च 1946 में ये आया था। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिस्क्रिप्शन दी गई थी, यानी कि हमारे जो संविधान सभा की डिस्क्रिप्शन जो थी, व्याख्या जो थी, वो कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में दी गई थी? तो वो था हमारा फैज़पुर अधिवेशन। इसको याद रखना हमेशा, फैज़पुर अधिवेशन। और चलो बाकी अब इसमें देखते हैं हमारा JP नारायण। अब JP नारायण कौन थे? JP नारायण को हम क्या मानते हैं? संपूर्ण क्रांति का जनक। इनको हम JP नारायण जी को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा से पहले
अध्यक्ष कौन थे, जो हमारी संविधान सभा थी उससे उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। हम सभी को पता है कि अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो वो इसमें क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा से पहले अस्थाई सदस्य कौन थे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं कहीं ना कहीं से उठा के लेके आता हूँ, मतलब जैसे ये आया है OPSSC UPSSC, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सिविल सर्विस है वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे पहले अस्थाई रूप से चुने गए क्या थे, अध्यक्ष थे। कब चुने गए थे ये, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को ये चुने गए थे। और उसके बाद हमारे क्या आए थे स्थायी रूप से, और स्थायी रूप से कौन थे, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसमें हमने क्या करना है, सुमेलित करना है कि कौन कौन से समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है ये। प्रारूप समिति यानी कि हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब आई थी, ये 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। संचालन समिति के कौन थे, हमारे HC मुखर्जी संचालन समिति के क्या थे, हमारे अध्यक्ष थे। इसमें और क्या है हमारा कि संघ शक्ति समिति, जो संघ शक्ति समिति है, और संविधान शक्ति समिति, दो आएंगे हमारे यहाँ पे, संघ शक्ति समिति और संचालन समिति के HC मुखर्जी नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें आएंगे हमारे राजेंद्र बाबू, कौन, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, वो जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और संघ की समिति हमारे संघ शक्ति की समिति या हमारी संविधान शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्लियर हो गया। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, तो ये हमारे 7 सदस्य थे। उनके हेड कौन थे, हमारे BR अम्बेडकर साहब इनके अध्यक्ष थे, मतलब हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा ये चारों आर्टिकल जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन सभी को आपको डिटेल में करवाऊँगा। एक तो ये सारे जो हैं वो हमारे DPSP में आते हैं, ये जितने भी अनुच्छेद है वो DPSP में आते हैं। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, भाग नंबर 4 या पार्ट 4। ओके, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इकलौता ऐसा राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है वो है हमारा गोवा वाले बीच पे। ठीक है, गोवा इकलौता ऐसा जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फॉलो किया जाता है। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है हमारे, ये बोलते हैं हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 51 क्या बोलता है, ये हमारे इंटरनेशनल पीस से ये रिलेटेड है हमारा, कौन सा, आर्टिकल नंबर 51। एक क्वेश्चन आया था एक बार कि विदेश नीति से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो विदेश नीति से भी हमारा आर्टिकल नंबर 51 ही संबंधित है। अब आर्टिकल नंबर हमारा 50 क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण से संबंधित है हमारा, कौन सा, आर्टिकल नंबर 50। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करवाने पर प्रतिबंध कर लगाता है, तो इसमें कौन सा आएगा हमारा, आर्टिकल नंबर हमारे 2 आर्टिकल हैं हमारे, शोषण के विरुद्ध हमारे पास 2 आर्टिकल हैं। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। अब 23 क्या बोलता है कि हम इसमें जो है वो किसी मानव की तस्करी नहीं कर सकते, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हम उनका लेन देन नहीं कर सकते, यानी कि खरीद और विक्रय नहीं कर सकते। और बेगार प्रथा भी हमारे आर्टिकल नंबर 23 में ही है। और आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है, ये चाइल्ड लेबर से संबंधित है। ठीक है, चाइल्ड लेबर से संबंधित है, मतलब बच्चों को खतरनाक जगह पे काम करना से रोकना, जैसे बम बनाने की फैक्ट्री, बीड़ी बनाने की फैक्ट्री, तम्बाकू की फैक्ट्री, कुछ ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे मतलब बच्चों की सेहत पे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे ये एक्ट जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा छुआछूत पे, यानी कि अनटचेबिलिटी के ऊपर ये आर्टिकल हमारा बोलता है। आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, कि कोई भी जो किसी भी धर्म को अपना सकता है। आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है हमारा कि कानून के समक्ष, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है कि कानून के समक्ष सभी जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है,
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं और मतलब इसका हेड कौन होता है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं हमारे लोकसभा से और 7 होते हैं हमारे राज्यसभा से, ठीक है। और इसके हेड कौन होते हैं, विपक्ष के नेता। इसमें कौन विपक्ष के नेता, अधीर रंजन चौधरी वो हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो किसको गाइड करती है, ये हमारे CAG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो होते हैं ना, उनको ये गाइड करती है। अब इनका कौन सा आर्टिकल में ये आते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप अपनी वीडियो लास्ट तक जरूर देखी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।